Welcome to my maths class, students. Today I am going to start very important topic of calculus, that is your integration. Integration is the inverse process, means the reverse process of differentiation. As what is the inverse process of addition? Subtraction. What is the inverse process of multiplication? Division. Likewise, in the inverse process of डिफ्रेंसिएशन इज इंटीग्रेशन. ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल पहले हम एग्जाम्पल से सीखते हैं. देखिए, ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया. ठीक है, एक फंक्शन है जिसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया और वो आया 5x रेज़ टू पावर 4. आई जस्ट वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ दैट फंक्शन. दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, अगर मैं ये सपोज करो, मुझे ये पता चल जाता है ये कि जो ये फंक्शन है वो फंक्शन है आपका x रेज़ टू पावर 5. क्योंकि x रेज़ टू पावर 5 कैसे आया, आप देखो, आपने अगर इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ठीक है, तो आपके पास 5x रेज़ टू पावर 4 आया कि नहीं? यही आ गया. सडनली समवन कम्स एंड सेज नो, इट कुड बी लाइक दिस. भाई इसका डिफ्रेंसिएशन लो, इवन देन 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन 0. तो ऐसे भी तो ये हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी x रेज़ टू पावर 5 है प्लस 2 है, x रेज़ टू पावर 5 प्लस 7 भी तो हो सकता है, या कुछ और भी तो हो सकता है, 5x रेज़ टू पावर 4. तो इन सब का डिफ्रेंसिएशन अगर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट 0 था भाई, अगर कांस्टेंट अगर कोई भी है तो उसका डिफ्रेंसिएशन सेम आ रहा है. तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जनरलाइज कर देते हम इसको कि भाई x रेज़ टू पावर 5 प्लस c, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है 5x रेज़ टू पावर 4 है. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो अब ये देखिए, हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन था. ठीक है, ये चीज़ गिवन थी, हमने उसका ये निकाले, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 5 प्लस c. मैं इधर लिखूँ अगर x रेज़ टू पावर 5 प्लस c, अभी हमने ये किया x रेज़ टू पावर 5 प्लस c इज इक्वल टू 5x4. यानी इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन आपके पास ये. हाँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x रेज़ टू पावर 5 प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज़ टू पावर 4 dx. यानी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दोबारा वापस हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन. मतलब जो चीज़ हमारे पास डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन था उसका वापस हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं, अगर हम ऐसे किया, अगर हमने उसका इंटीग्रेशन किया तो दोबारा हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि ये देखो, ये बिल्कुल यही चीज़ आ गई. ये हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है जिसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया था और वो डिफ्रेंसिएशन करके ये आंसर आया. ठीक है, हमारे पास ये आंसर डिफ्रेंसिएशन करके आया. ये अब हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन क्या है, तो हम दोबारा से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा. आप इसमें समझिए क्या है, ये जो सिंबल है ये सिंबल इंटीग्रेशन का होता है. एंड व्हाट इज दिस fx? दिस fx इज द इंटीग्रेंट, इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेंट, यानी इसका हमने इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, एंड dx इंडिकेट्स, इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन इज टू बी डन विद रिस्पेक्ट टू x. तो अगर ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x. देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमारा डिफ्रेंसिएशन का आया था वो कहाँ से मोटिवेटेड था, वो था हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वन पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द मींस एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वन पॉइंट पर. तो जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो एट वन पॉइंट होता है, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकाला जाता है. एक्चुअली दैट इज़ द एरिया अंडर द कर्व. याद रखना, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व. अब इंटीग्रेशन भी यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स. एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो अभी मैंने आपको समझाया. इसमें ये आपका c है, अभी c बताया था ना आपको कैसे आया था. दिस इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये कोई आपका वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, अभी बताया आपको, है ना.
और ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। जैसे देखो अब ये कोई एक कर्व है आपका, ठीक है, ये हमें ए से लेकर ये बी तक कर्व है, हमें यहाँ इस कर्व के अंडर एरिया निकालना है। देखो ये कोई आपकी स्टैंडर्ड जो फिगर्स होती हैं जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल है, ये वो वैसी फिगर तो है नहीं है, उसमें तो हमें स्टैंडर्ड फिगर्स होती है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन ये आपकी देखिए किस तरीके की फिगर है, ये एक रेगुलर फिगर नहीं है। तो इस टाइप में अगर आपको एरिया अंडर दिस फिगर यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस ए टू बी, ठीक है, देन वी यूज दिस डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये जैसे यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये एक फिक्स्ड वैल्यू होगी इसकी, ठीक है जी। अब हाँ जी स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन फॉर्मूले, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले जो आपके इंटीग्रेशन में यूज़ होने हैं वो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, लेकिन ध्यान रखिए इसके अलावा भी और बहुत आगे फॉर्मूले आएंगे। पहले हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले पढ़े हैं उन्हीं के रिवर्स वाले अभी मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती x रेज़ टू पावर n+1 है ना, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगी तो ये क्या होगा, पावर विल कम आउटसाइड n+1, x एक पावर कम हो जाएगी n अपॉन ये जो n+1 है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आंसर आता है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस आएगा। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो ये आएगा। अब हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर लेते हैं, लर्न करने का तरीका देख लेते हैं कि जैसे वहाँ पावर रूल था हमारा कि पावर बाहर आ जाती थी आपकी एज अ फैक्टर वहाँ पर लिखते थे, और एंड द पावर ऑफ द बेस वॉज रिड्यूस्ड बाय 1, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, रिवर्स है, ये इनवर्स प्रोसेस है। तो जो चीज़ आप कह रहे थे कि मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, एक तरीके से थोड़ा सा वैसे ही है। हर किसी में ऐसा मत करना, सिर्फ पावर रूल के लिए बता रही हूँ आपको कि जैसे x रेज़ टू पावर n dx है, तो वहाँ पर क्या होता था, पावर डिवाइड करते थे, सॉरी इस पावर को इधर पहले बाहर है मल्टीप्लिकेशन में लिखते थे या डिवीजन में लिखेंगे, यहाँ पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते, यहाँ ऐड करेंगे, और हम पावर को यहाँ पहले लिखते थे और बाद में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिखते थे। यहाँ उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि पहले पावर यहाँ पर जो आपने वहाँ रिड्यूस बाय 1 किया, यहाँ इंक्रीज बाय 1 करेंगे, तो पावर को एक बढ़ा दो, x की पावर n+1, और जो बढ़ के पावर आएगी, ये जो इंक्रीज होके पावर आई है ना, वही नीचे लिखनी है। प्लस c तो लिखना ही लिखना है, ये आपको मैंने रीज़न बता दिया क्यों लिखना है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। इस वजह से आपके पास कोई लिमिट्स नहीं है यहाँ पर, इनको लिमिट्स बोला जाता है जब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही फाइंड आउट करना है, ऐसा नहीं, इनडेफिनेट है ये, ठीक है। अब इसके बाद ये n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, आप खुद देख लो, अगर n की वैल्यू -1 हो गई है तो अनडिफाइंड हो गया। और अब n की वैल्यू -1 अगर देते भी हो तो ये क्या बन गया, x की पावर -1 है ना, ये बन जाएगा x की पावर -1 dx, जिसका मतलब है 1/x। और 1/x किसके डिफरेंशिएशन से आता है, log x के डिफरेंशिएशन से। इस वजह से हम ये वाला फार्मूला जो है, जब आपके पास 1/x होगा तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, यानी अगर x की पावर -1 है तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि ये फार्मूला लगेगा इस तरीके से, log of x + c। अगर यहाँ पर कांस्टेंट है, मान लो 1 है, 1 का मतलब है x की पावर 0, तो यही वाला फार्मूला लगेगा। पावर एक बढ़ गई तो यहाँ पर जो x 0 + 1 अपॉन 0 + 1 1, यानी कि आपके पास x की पावर 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद है a कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल साइन, आप इसको बाहर ले जाइए, ये ऐसे हो गया, a dx है तो इसका मतलब a विल कम आउटसाइड dx, और dx का इंटीग्रेशन अभी आपको बताया है, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट x लिखते हैं, तो आंसर आ गया ax। समझ आई। अब नेक्स्ट है a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन है a रेज़ टू पावर x अपॉन log a + c, ठीक है। आप दोबारा से कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा आपके पास। अब ex का क्योंकि डिफरेंशिएशन ex था तो उसका इंटीग्रेशन भी x ही होगा, तो वो ex हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये अगर आपके पास, देखो एक चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस लीनियर होगा, अगर बेस लीनियर है तभी ये वाला फॉर्मूला
अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको लीनियर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये लीनियर है ना बेस, तो हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि पूरे ये जो बेस है इसकी पावर आपने 1 बढ़ा दी n+1 अपॉन n+1, यहाँ पर x का जो भी कॉफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। x का कॉफिशिएंट यहाँ a है, उससे डिवाइड किया, टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। अब sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x, क्यों? क्योंकि माइनस cos x का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो sin x ही आएगा, माइनस तो अपना है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस माइनस प्लस। याद रखना इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स दे रिमेन कंफ्यूज्ड इन दिस कि भाई sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, वो इंटीग्रेशन में भी cos x लिख देते हैं, नहीं, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x, क्योंकि sin x से हमें cos x मिलता है। सीकेंट स्क्वायर x किस फंक्शन के डिफ्रेंसिएशन से मिलता है? tan x से। सीकेंट x टेंजेंट x सीकेंट x से मिलता है। cosecant x cot x माइनस cosec x से मिलता है, क्योंकि माइनस cosec x का जो डेरिवेटिव है खाली cosec x का, वो माइनस cosec x cot x होता है, इस वजह से। अब ये किसके डेरिवेटिव से आता था? साइन इनवर्स x से भी आता है और माइनस कॉस इनवर्स x से भी आता है। आप देखो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है इसलिए माइनस लगा दिया। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? tan इनवर्स x का, या फिर माइनस कॉट इनवर्स x भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका डेरिवेटिव है? सीकेंड स्क्वायर x प्लस सी, या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आप लिख लीजिए कि अगर आपके पास e रेज़ टू पावर ax प्लस b dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान से सुनिए बेटा, आपने ये ध्यान रखना है कि e की जो पावर है वो लीनियर फंक्शन होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ बताया, ये पावर अगर यहाँ पर लीनियर है आपके पास फंक्शन, ओनली देन यू कैन अप्लाई इट, टेक केयर ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हो जाएगा एज इट इज़ ई ए एक्स प्लस बी अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट है a प्लस सी, टेक केयर ऑफ इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ इट डायरेक्टली। इसके अलावा अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पर है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन तब जब ये आपके पास जो एंगल है वो लीनियर होगा, तभी ये होगा माइनस कॉस, एंगल वही रहेगा ए एक्स प्लस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सभी के लिए ये, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज। जो भी आपका एंगल है वो लीनियर अगर होगा तो आप डायरेक्ट लेके जो भी x का कोफिशिएंट है आप उससे डिवाइड कर देंगे। चलिए, अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ आती हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल की। बेसिकली मैंने जो 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं वो लिखी हैं कि 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशन है और वो दोनों एडिशन में अंडर 1 कॉमन इंटीग्रल साइन लिखा हुआ है, या सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम यूज़ होता है। तो आप इनको सेपरेटली इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लेके कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। अगर आपके पास ये है कि f(x) और ये है g(x) dx डिवीजन में है, तो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेशन में नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं कर सकते, दिस वुड बी रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम मल्टीप्लिकेशन ना ही हम मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे है f(x) g(x) dx है और आप सोचो कि इसको अलग से इंटीग्रेट कर दें और इसको अलग से इंटीग्रेट कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ना मल्टीप्लिकेशन में आप सेपरेट कर सकते हैं, ना डिवीजन में सेपरेट कर सकते हैं। कहाँ सेपरेट कर सकते हैं? सिर्फ प्लस माइनस में हम इनको अलग अलग इनका इंटीग्रल ले सकते हैं। अच्छा, के एफ एक्स डी एक्स, अगर के आपके पास कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो आप उस रियल नंबर को उस फंक्शन से बाहर, जैसे मैंने यहाँ पर किया था एक, यहाँ पर
ये देखिए a dx था, ये a कोई कांस्टेंट है, वी हैव टेकन इट आउटसाइड, इसको बाहर निकाल के बाकी का इंटीग्रेशन कर लिया। तो ये अब देखो, वैसे तो ये कहने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, इसके अलावा भी देयर आर more formulae in integration which will be introduced later on in the means coming exercises। अब हम अगली इस एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके इंटीग्रेशन के अलग अलग सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल मेथड आएगा, तो वो हम अभी करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिंपल मेथड जो है इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 आज हम शुरू करेंगे। हाँ जी, एक बात मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बता देना चाहती हूँ कि बेटा जो इंटीग्रेशन है, वैसे तो कोई भी चीज़ बिना फार्मूले के मैथमेटिक्स में नहीं होती, फार्मूले आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो ये सारे फार्मूले आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अच्छे ढंग से लर्न करने पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो फार्मूले अपने आप लर्न हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इन एनसीईआरटी बुक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है साइन 2x का इंटीग्रेशन। इसको ना हम हमेशा i इज इक्वल टू करके लिखेंगे जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो साइन किसका, इसका इंटीग्रेशन आपको पहले बताया था, माइनस कॉस, एंगल वही रहेगा, लेकिन आपका एंगल ना लीनियर होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। और एंगल यहाँ पर लीनियर ही है, तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो एंगल लीनियर था 2x, तो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करिए, माइनस कॉस 2x अपॉन x का जो कॉफिशिएंट है उससे डिवाइड करके प्लस c लिख देंगे। ठीक है, हो गया ये। आगे आ जाइए, ये भी ऐसे i इज इक्वल टू कर लीजिए आप। तो आपके पास i क्या आया, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, साइन, एंगल वही रहेगा 3x, क्योंकि एंगल लीनियर था और एंगल में x का जो कॉफिशिएंट है, क्योंकि हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x का जो कॉफिशिएंट है उसको हमने नीचे लिखा प्लस c लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। i इज इक्वल टू, देखो अगर इसकी पावर लीनियर है तभी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसकी पावर लीनियर है, दैट्स वाई आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। e का इंटीग्रेशन एज इट इज़ होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट से आपने डिवाइड करना है प्लस c। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, ये पावर वाला रूल, सबसे पहले वाला रूल कि x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि जो आपका बेस होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। यहाँ पर बेस आपका लीनियर है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो इसमें पावर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, 3 हो गया, और जो पावर ऊपर आती है वही पावर नीचे आएगी, लेकिन x का जो कॉफिशिएंट है उससे आपने इसको डिवाइड कर दिया पूरे एक्सप्रेशन को प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, अगर ये दो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आप एडिशन में है तो हम इनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4e रेज़ टू पावर 3x dx प्लस 1 dx। ओके, अब ये 4 कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट, इसको एज इट इज़ बाहर लिख देंगे। ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि k f(x) dx होगा तो k विल कम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल साइन, तो वो k हमारा ये आ गया है। और अभी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो साथ के साथ इकट्ठा करते हैं। चलिए, 4e रेज़ टू पावर 3x, क्योंकि इसका पावर लीनियर है तो वी कैन टेक इंटीग्रेशन डायरेक्टली, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x। देखो इसका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c1 है, इसका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c2 मान लो, और c1 c2 दोनों को कंबाइन करके हमने c डायरेक्टली यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें पहले सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। वैसे देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 1 हो गया इंटू dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली करूँगी, ये हो गया x स्क्वायर dx फिर माइनस 1 dx। मैंने बोला था ना प्लस में भी अलग अलग कर सकते हैं, माइनस में भी हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और दोनों का जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई एम राइटिंग दैट टुगेदर, सो इट वुड बिकम c। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 3 टर्म्स हैं, इनका इंटीग्रेशन लेना है, एडिशन में है वो तीनों, तो i इज इक्वल टू a x स्क्वायर अलग कर लीजिए
प्लस बी एक्स डी एक्स अलग कर लीजिए, सी डी एक्स अलग कर लीजिए। एडिशन साइन था, सबको अलग अलग कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर ए एक्स बेस लीनियर है ना, एक्स लीनियर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इंक्रीज द पावर बाय 1 और जो भी पावर इंक्रीज करके आती है डिवाइड बाय दैट नंबर। सी बाहर आ गया, आप अगर सपोज करो ये सी आप बाहर लिख दीजिए तो c इंटू 1 डी एक्स, तो c 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, तीनों का कंबाइंड आपका कांस्टेंट, ये c कैपिटल, ये भी c है ये भी c है, तो आप इसको कैपिटल A से शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या ये स्मॉल c है तो इसको c या c डैश से शो कर दीजिए, इट डजेंट मैटर। अब ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंटीग्रेशन पावर इंक्रीज बाय 1, इसकी पावर 1 बढ़ा दो और हो गया ये, है ना। अब नीचे 3 लिख दो, ऊपर 3 पावर कर दो, नीचे भी पावर 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन वो तभी होता है जब उसका बेस जो है पावर का वो लीनियर है। यहाँ पर देखो ये पावर है 2, इसका बेस क्या है, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स, ये तो लीनियर नहीं है, दिस इज़ नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। तो फिर क्या करेंगे, हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से पहले ओपन करेंगे, तो ये हो गया रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, एंड दिस डी एक्स, बिकॉज वी आर टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा वेरिएबल एक्स है जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना है। रूट एक्स स्क्वायर का आपका सिंप्लीफिकेशन एक्स होता है, माइन प्लस 1 अपॉन एक्स और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस 2 और ये dx, हम इनको सेपरेटली लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू एक्स डी एक्स हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया माइनस 2 dx हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 हमने बाहर ही रख लिया, कांस्टेंट है तो dx। अब x का इंटीग्रेशन, इसकी पावर 1 है, पावर बढ़ा दो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। जब आपका, अगर हम इसको देखें 1 अपॉन एक्स का मतलब x की पावर माइनस 1, जब भी आपकी x की पावर माइनस 1 है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x माइनस 2 एक्स प्लस कंबाइंड इनका तीनों का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पर ये डिवीजन में है एंड आई टोल्ड यू व्हेन देयर आर 2 फंक्शंस इन डिवीजन, हम उनको सेपरेट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हम उनका बताया था ना आपको। तो जब हम इसको नहीं कर सकते तो देखो क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है इसका, अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंड येस, हियर इन दिस क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी ईजिली इट कैन बी डन। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये आ गया आपके पास सिंप्लीफाई करके x प्लस 5 माइनस 4 एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2 डी एक्स। अब आप इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, चलिए हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं x का एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो जब तक डिवीजन में था आप सेपरेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का इंटीग्रेशन 5x हो गया और इसका 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका लेंगे जब इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 प्लस 1, क्या आया माइनस 1, नीचे माइनस 1 लग जाएगा प्लस c, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 और ये पावर कितनी हो गई माइनस 1, ये प्लस 1 बन गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें भी डिवीजन में है, क्या हम सेपरेट इंटीग्रेशन ले सकते हैं, नहीं। अच्छा एक चीज़ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि ये 4 अपॉन एक्स है, log x क्यों नहीं आया, ये तो हम इंटीग्रेशन करने के बाद आया ना, यहाँ तो नहीं था ना, x की पावर माइनस 1 यहाँ तो नहीं थी ना, अगर यहाँ x की पावर माइनस 1 होती तब log x लेते हम, ये तो सिंप्लीफाई करने के बाद आया है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पर भी सेपरेट आप इंटीग्रेशन नहीं ले सकते बिकॉज इट इज़ इन डिवीजन, सो व्हाट टू डू, लेट अस ट्राई इफ इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई इट, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन इज़ पॉसिबल, दिस इज़ एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। अब मैं ना एक चीज़ आपको और बताऊँगी कि मैं देखो अगर रूट एक्स है ना, रूट एक्स डी एक्स है, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना। अब मैं आप आज बता रही हूँ, उसके बाद हमेशा याद रखना, ये 1/2 प्लस 1 3/2 आ गया, तो यहाँ पर 3/2 यानी कि 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 एक्स की पावर 3/2 लेना। लेकिन अगर आपके पास 1/√x है,
1/√x है, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, x की पावर -1/2, x की पावर -1/2 dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर -1/2 + 1, ये कितना बन गया, -1/2 + 1 1/2 हो गया ये, है ना, +c, तो ये हो गया x की पावर 1/2 पॉजिटिव एंड दिस इज 2, तो ये याद रखना 2√x। 1/√x का इंटीग्रेशन जहाँ भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना, वहाँ पर आप फॉर्मूला लिख लीजिए 1/√x dx का इंटीग्रेशन हमेशा 2√x आप डायरेक्टली लिख देंगे। इसको आप ध्यान में रखना, जब भी 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आई विल यूज इट डायरेक्टली वेयर एवर इट वुड कम आउट। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब इंटीग्रेशन पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन करना है। चलिए, तो यहाँ पर ये आया I = x की पावर 3 -1/2, फिर है 3x की पावर 1 -1/2, फिर है 4/√x, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन होगा जी, ये हो गया x की पावर 5/2, सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर, ठीक है। फिर हो गया 3x की पावर 1/2 + 4/√x dx, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, एक चीज़ और आपको सिखा दूँ, जैसे x की पावर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, 5/3 है सपोज, इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो आपका इंटीग्रेशन में क्या आएगा, आप x की पावर 5/3 + 1/5/3 + 1 ऐसे आएगा। तो आप लिखेंगे x की पावर 8/3 और ये 8/3 यहाँ भी आएगा, इसको 3/8, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट करने का तरीका, क्योंकि अब बार बार हम कैलकुलेशन थोड़ी करके देखते रहेंगे ऐसे, तो हमें अब थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है, तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। देखो 5 + 3 कितना हो रहा है, 8, तो आप डायरेक्ट लिखिए 8/3, डिनोमिनेटर वही लिखना, 5 + 3 8/3 और इसका रेसिप्रोकल इधर लिख देना, याद रहेगा। यही अब मैं यहाँ पर फॉलो करूँगी। लुक हियर, कैसे, देखिए यहाँ पर x की पावर, इन दोनों का सम कितना है, 5 और 2 7, डिनोमिनेटर में 2, 7/2 आया, इधर 2/7 लिख दीजिए, +3। अब x फिर फ्रैक्शन है, 1 + 2 कितना होता है, 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल कितना है, 2/3, इधर मल्टीप्लाई कर। अभी आपको बताया, ये 4 तो एज इट इज़ लिखिए, 1/√x का इंटीग्रेशन अभी बताया कितना होता है, 2√x, तो इंटू 2√x + c, तो ये आ गया आपके पास 2x⁻7/2/7, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x की पावर 3/2 + 8√x + c, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है जी। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ कम टू दिस, देखो डिवीजन में है, ये अलग अलग इंटीग्रेशन, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक। फिर दोबारा वही बात बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ये बात घुस जाए कि डिवीजन है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। फिर क्या करें, सिंप्लीफाई करके देखो। हाँ सिंप्लीफाई हो रहा है जी, यहाँ पर अगर हम x² कॉमन निकाल लें तो मुझे कुछ दिख रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हो रहा है x-1 और यहाँ से +1 कॉमन निकाला, x-1 और x-1 dx, x-1 आप कॉमन निकाल लीजिए, x-1 कॉमन निकला तो आपके पास x² + 1 बचा। अब इसके बाद नीचे भी आपके पास x-1 है, कैंसिल कर दीजिए, तो आई आ गया x² + 1 dx का इंटीग्रेशन आ गया ना। एडिशन में अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन, x² का x³ + 3, 1 का x + c, डन। ओके नेक्स्ट, अब ये है अब मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीजन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल, वैसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन में भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। आपको पहले सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो करके देखिए। तो हम यहाँ कर सकते हैं, इसको √x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को √x से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 3/2 आ गई, 3/2, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ज़रा लिख लें, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन अभी जो मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, डायरेक्ट करने का तरीका वही मैं आई एम गोइंग टू फॉलो। देखो x की पावर 1 + 2 फ्रैक्शन में है तो इन दोनों को ऐड करो, 3/2 और ये 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 माइनस x 3, ये भी फ्रैक्शन में है, 3 + 2 5/2 और इसका रेसिप्रोकल 2/5 + c। एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि ये इंटीग्रेशन हम कर पाए क्योंकि जो पावर थी उसका बेस लीनियर है, ये जो पावर है उसका बेस लीनियर है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18
18 में देखो सीकेंट एक्स इज मल्टीप्लाइड विथ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, चलिए सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया सीकेंट इंटू सीकेंट, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इसका तो मैं डायरेक्ट, अब देखो ये एडिशन में आ गया ना, तो इन दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर का हमें पता है ये इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स होता है, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होता है। हो गया, डन। अब इसके बाद आइए सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये भी डिवीजन में है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसलिए हमने सिंप्लीफाई किया इसको। तो सीकेंट स्क्वायर हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर, तो ये बन गया टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास नहीं है। किसका है देखो याद रखना, साइन एक्स कॉस एक्स का अभी तक हम आपको इंटीग्रेशन बताया है कि साइन एक्स का ये होता है, कॉस एक्स का ये होता है। उसके बाद आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, आपको सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, आपको सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन पता है, आपको कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सो फार यू नो, लेकिन टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता। तो आपके पास क्या कोई आइडेंटिटी है विद विच यू कैन कन्वर्ट दिस टेन स्क्वायर इनटू द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? येस, आई नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो वहाँ से टेन स्क्वायर एक्स आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का हमें बताया दैट इज टेन एक्स, माइनस की जगह माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो हमेशा याद रखना, मेक इट अ पॉइंट दैट व्हेनेवर देयर विल बी टेन स्क्वायर एक्स यू आर टू कन्वर्ट इट इन द टर्म्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, यू आर टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। याद रखना इसको हमेशा। आइए अब नेक्स्ट पर, इसमें भी डिवीजन है, सिंप्लीफाई किया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर वी हैव रिटन सेपरेटली माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट इट लाइक दिस, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं। 2 बाहर ले लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट आई टोल्ड यू कि वी कैन टेक इट आउटसाइड। 3 तो क्या कॉन्स्टेंट पहले बाहर है, साइन अपॉन कॉस हो गया 10, 1 अपॉन कॉस हो गया सीकेंट, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है हमें, सीकेंट स्क्वायर एक्स का 10x होता है और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स होता है। डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज आई हैव टेकन। इसमें क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। देखो जो इंटीग्रल है हम उसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अगर मुझे बोला गया कि इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो तो इसका मतलब है मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो आप x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, देखो x की पावर 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन में 1 + 2 3/2 और 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3। 1/√x का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बोला ही था, डायरेक्ट लिखो 2√x + c। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। आपको बोला गया है कि ये एक फंक्शन है f(x), इसका जो डेरिवेटिव है वो ये है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये है सच दैट फंक्शन एट 2 = 0, तो आपको वो फंक्शन निकालना है, f(x) फाइंड आउट करना है। ये देखो अगर ये ऐसे है ना, ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं आप इसको, तो ये हो जाएगा f d/dx ऑफ f(x), इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है, और आप यहाँ पर इसका भी 4x³ - 3x⁴ को मैं -4 ऐसे रख रही हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। तो जब ये करेंगे आप यहाँ से तो f(x) आ गया और ये dx इधर, ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये dx इधर आ गया और ये f(x) हो गया, ठीक है। तो ये f(x) क्या आया आपके पास, 4x की पावर 1 बढ़ा दीजिए, 4 अपॉन जो पावर इंक्रीज होके आई है वो ये -3x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 + c, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, ये -3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये -3 प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ये -3 बनेगा, ये माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x की पावर -3 जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं +c। अब आपको बोला f2 0 है, f2 की वैल्यू अगर पुट करनी है तो x की जगह 2 आएगा, x की जगह 2 आएगा, तो f2 हमें 0 दिया हुआ है। ये आपके पास 16 हो गया, f की पावर 4 16, ये हो गया 8 और ये c, ठीक है। आप इसका एलसीएम लीजिए, 128 + 1 8 + c, तो c की वैल्यू आपके पास -129/8 आ गया।
तो आपके पास एफ एक्स यहाँ पर आया था, है ना, ये एफ एक्स था। उस एफ एक्स में सी हमें अननोन था, जो हमें कैलकुलेट करना था, जो हमने निकाल लिया। तो एफ एक्स अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129/8। ये आपके एफ एक्स की वैल्यू है। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज अब फिनिश हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू अबाउट द सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।